फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात। चारधाम यात्रा में एलपीजी आपूर्ति 100% सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलपीएआई अधिकारियों के साथ की बैठक। सीमा व्यापार व ढांचा सुदृढ़ीकरण पर जोर, बनबसा लैंड पोर्ट की प्रगति पर चर्चा। गदरपुर के गुलरभोज में करोड़ों के कार्यों का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का होगा जोरदार स्वागत। गुटबाजी के सवाल पर मंत्री ने किया इनकार। लालकुआं में फिर देखा भालू का कहर, पशुपालक की मौत। किशनपुर रेंज में जंगली हमले से फैली दहशत, ग्रामीणों ने की सुरक्षा की मांग। जसपुर में फैक्ट्री हादसे के बाद बवाल, घायल मजदूर को लेकर धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर दी हो फैक्ट्री में तालाब की चेतावनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक में चारधाम यात्रा के दौरान व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा अवधि में गैस की मांग काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा उन्होंने सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी से भी मुलाकात की। हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली निवास में लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिकारियों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर समीक्षा बैठक की। बैठक में चंपावत बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर बन रहे लैंड पोर्ट की प्रगति लिए एशियन हाईवे से जोड़ने को अहम कदम बताया। भरचूला झूला घाट में सीमा व्यापार आवागमन एवं सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। देहरादून में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक देश की संसद में पारित हो चुका है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में मजबूत माध्यम देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बुलाया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हुआ था और उसको देश के अंदर 2029 में लागू होना था। लेकिन देश की संसद में जो हुआ, सभी देशवासियों ने देखा, मातृशक्ति का आगे बढ़ने का मार्ग उन्होंने रोका है। और मुझे लगता है कि आज हम इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बंधन भी, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हुआ है, वो लागू होगा। और उत्तराखंड में हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी, मुझे लगता है कि उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है सत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि माताओं बहनों को उनका अधिकार देना हम सबका कर्तव्य है। देश के अंदर धारा 370 माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त हुई और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री। और गदरपुर के गुलरभोज में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने करोड़ों रुपए की लागत से बने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्लिनिक, 18 दुकानों और 10 टाइल्स मार्गों का उद्घाटन किया गया। मंत्री बनने के बाद पहली बार गुलरभोज पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विकास के लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम पूरा प्रयास करेंगे। गोला, ये हमारे गुलरभोज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक गुलदस्ते के रूप में कई लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अपने गुलरभोज क्षेत्र के विकास के लिए, इस नगर पंचायत के विकास के लिए जो भी हमसे हो पाएगा
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस नगर पंचायत के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं करेंगे। मैं सतीश जो हमारे यहाँ के चेयरमैन है, निश्चित रूप से एक कर्मठ चेयरमैन है और इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। बहुत बढ़िया, यहाँ रोड इतनी लंबी चौड़ी है नहीं, हमारे यहाँ एक रोड 30-30 लाख की है। यहाँ रोड पहले बन गई, विकास अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हमारे आज मंत्री जी आए हैं, बल्ले जी हमारे शहरी विकास मंत्री हैं प्रदेश के, और हमारे जिले में बड़ी जो है खुशहाली है और बड़ी हर्षोल्लास है कि माननीय मंत्री जी हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचे हैं। और पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में जितने भी अतिथि आए मैं सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों में बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी अतिथि हमारे क्षेत्र में आए। वो कहीं नहीं कहीं देखा नहीं किया जा रहा, हम देखा बहुत विकास हो रहा है वार्ड नंबर 2 में भी, ऐसा कोई देखा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं और सभी वार्डों में समान रूप से कार्य चल रहा है और कोई विकास की कमी नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी के राज में बजट की कोई कमी नहीं है। देहरादून में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर उठ रहे सवालों पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा है कि सरकार केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रही और अब हालात पहले से बेहतर हैं। मंत्री के अनुसार गैस का उपयोग 40% से बढ़कर करीब 70% तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया है कि कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति भी सुचारू है और बाजार में स्थिति सामान्य बनी हुई है। देखिए, मैंने फ़िलहाल तो ये परीक्षण किया है कि हमारे घरेलू गैस है या हमारे कमर्शियल सिलेंडर है। कमर्शियल सिलेंडर को लेके भारत सरकार, क्योंकि सभी कुछ जो है हम भारत सरकार के जैसे ऑर्डर्स हैं या डायरेक्शंस है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 40% जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे, उसके बाद में 60% प्रोवाइड किए, आज 70% प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले काफ़ी सामान्य स्थितियाँ आई हैं और निश्चित रूप से लोग अपने वैकल्पिक भी अपना, चाहे वो इलेक्ट्रिक ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपना कर रहे हैं, कहीं पर लकड़ी के माध्यम से भी कर रहे हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैयार कर दी गई हैं। खास तौर पर पैदल मार्गों पर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अस्पतालों की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही सेवाएं देना शुरू करेंगे। करीबन 47 अस्पताल जो यात्रा रूट में पड़ते हैं और इसके अलावा करीबन 25 विशेषज्ञ डॉक्टर और 40 के अतिरिक्त और डॉक्टरों को उसमें तैनात करने का काम किया गया है। और डॉक्टर्स की पहली बार हम लोगों ने चारधाम में, जो चारधाम की 2 प्रमुख बीमारियां होती हैं जो यात्रियों, जो हमारे तीर्थयात्रियों में, एक तो जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और दूसरा जो हाइपरटेंशन और शुगर के पेशेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें खतरा होता है। उसको देखते हुए तमाम विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी नियुक्ति की गई और पहली बार 50 बेड का अस्पताल हमने बद्रीनाथ में और 18 बेड का अस्पताल केदारनाथ में प्रारंभ करने जा रहे हैं। और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से खामियां उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। इसमें सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है। वन्यजीव सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान व यात्रियों के लिए बैरिकेडिंग और सेफ्टी सिस्टम उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से स्पीड लिमिट पालन की अपील की है ताकि हादसों से बचा जा सके। देखिए, देहरादून टू दिल्ली का ये जो एक्सप्रेस वे बना है, ये अपने आप में एक मिसाल बनकर सामने आया और इससे वन्य जीवों पर भी जो उनकी अपनी प्राइवेसी है वो पूरी तरह से बनी हुई है। उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ना उनको किसी भी सोर्स से परेशानी हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात है कि एक्सीडेंट होने की, तो इससे तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगी कि अगर हमें इतनी बड़ी सौगात दी गई है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो अपनी स्पीड को बरकरार रखें, कम करके ही हमें भी किसी भी हाईवे।
काशीपुर में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए संगठन पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया। देखिए, व्यक्तिगत आरोपों पर मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा। अरविंद जी हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, वो सब चीज़ का समाधान निकालना भी जानते हैं, लेकिन कहीं पर कोई त्रुटिवश कुछ चीज़ें हुई है उसको सुधारा जा सकता है, वो सुधारने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन इस प्रकार के विषय जो जमीन की खरीद फरोख्त सारे विषय रहते हैं, ये अंततः मतलब व्यक्तिगत मैटर से जुड़े हुए विषय होते हैं। इससे पार्टी को लेना देना नहीं है और पार्टी इन विषयों पर। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं पर उठाए जा रहे सवालों के बीच भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष केवल आरोप लगाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, अगर लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। पिछले 4, 5, 6, 7 साल से देख लीजिए, जब भी यात्रा शुरू होती है विपक्ष इसी प्रकार की नकारात्मक राजनीति करता है, खासकर कांग्रेस। और कांग्रेस जो है केवल नकारात्मक राजनीति नहीं कर रहा है, वो इस प्रदेश के साथ भी जो है सौतेला व्यवहार कर रहा है। हर कोई जो है अपने प्रदेश के लिए बढ़ चढ़कर बात करता है, अपने प्रदेश के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। देवभूमि हम सबको जो है यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत शानदार व्यवस्था है। आप देखिए, किसी भी यात्री से पूछिए, कितने लोगों के मैं वीडियो देख रहा था। लोगों को सकारात्मक रील भी देखनी चाहिए ना कांग्रेस को। सब लोग जो है धन्यवाद कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड पुलिस का, स्वास्थ्य विभाग का। शानदार व्यवस्था है। देहरादून में विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के तमाम विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा भवन पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी आज विधानसभा में जो विशेष सत्र है, इसमें हम एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि 2027 का उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव जो होगा वो इन्हीं 70 सीटों पर 33% महिला आरक्षण के साथ हो और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। और हम अपनी पार्टी से आग्रह करेंगे केंद्र में भी लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया जाए और महिला आरक्षण जो संविधान संशोधन विधेयक 2023 था, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति के साथ अपने वोटों से लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाया। देखिए, 2023 महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, कानून का रूप लिया है और कांग्रेस ने लोकसभा में भी राज्यसभा में इस बात को पुरजोर से इसे उठाने का काम किया है। हमारी मांग है कि 2023 में जो महिला कानून बन चुका है उसके आधार पर 2029 में जो चुनाव होंगे, जो संख्या है 543 संख्या लोकसभा में है, उसके आधार पर 33% आरक्षण दिया जाए और उत्तराखंड में भी 2027 के चुनाव में 33% आरक्षण की व्यवस्था सरकार करे। देहरादून में उत्तराखंड में मदरसों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने आरोप लगाया है कि कुछ मदरसा संचालक तालीम के नाम पर अन्य राज्यों से बच्चों को लाकर चंदे का कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने इसे सोची समझी साजिश बताया और कहा कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई तैयारी में है। शम्स ने स्पष्ट किया कि अब केवल पंजीकृत मदरसों में ही समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी। हम लोग भी संज्ञान ले रहे हैं। मेरे यहाँ 117 वक्फ के अंदर मदरसे हैं, जिसमें हमने पूरी तरह से पहले ही कह चुके हैं कि बाहरी बच्चों का अब आगे कोई उनका एडमिशन नहीं होगा और बाहरी बच्चों को हम बिल्कुल अब पढ़ाने के मूड में नहीं हैं। उत्तराखंड के अंदर क्योंकि मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है, युवा मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते हुए एक बड़ी लकीर खींची है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार उसे मिलना चाहिए। तो मेरे उत्तराखंड के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो उत्तराखंड के बच्चे अब उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का सिलेबस पढ़ना सबके लिए अनिवार्य रहेगा। जो उस सिलेबस को नहीं पढ़ेगा, जो मदरसा उसे अपने यहाँ लागू नहीं करेगा, ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाए।
चारधाम यात्रा शुरू होते ऋषिकेश क्षेत्र की भद्रकाली पुलिस चौकी पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गंगोत्री हाईवे के इस महत्वपूर्ण चौकी पर ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित भगवान बद्रीनाथ धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बद्री विशाल रूप में विराजमान है। वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट के अनुसार धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु की प्रातःकालीन पूजा बद्रीनाथ में होती है। दिन में वे जगन्नाथ में भोजन करते हैं, शाम की आरती रामेश्वरम में होती है और रात्रि विश्राम द्वारिका में करते हैं। स्वयं 6 महीने जो है देवताओं की पूजा से सम्मानित होते हैं और 6 महीने नर पूजा से सम्मानित किए जाते हैं। इसलिए बद्रीनाथ में सदेह, जिसको हम देह सहित कहते हैं, बद्रीनाथ में विष्णु का अवतार है। प्रातः काल की पूजा बद्रीनाथ में है। दिन का भोजन जो है जगन्नाथ में है। 56 प्रकार के भोग लगते हैं एक दिन में। और आरती के लिए रामेश्वरम, सोने के लिए जगन्नाथ। ये चारों जगह जो है इनके अलग अलग व्यवस्थाएं बनी है। द्वारिका में शयन करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा शुरू होते ही परिवहन विभाग ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की है। आरटीओ ने 60-40 का अनुपात तय किया है, जिसके तहत किसी भी डिपो से केवल 40% बसें ही चारधाम रूट पर भेजी जाएंगी, जबकि 60% बसें स्थानीय और अन्य मार्गों पर चलेंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रा मार्ग पर दबाव कम करना है। चारधाम यात्रा शुरू होती है तो जो हमारी जितनी भी प्राइवेट यूनियंस हैं वो एक रोटेशन बना लेती हैं, और जिसमें स्टेज कैरेजेस गाड़ियाँ भी होती हैं, और इसके अलावा जितने भी लोकल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसें होती हैं वो भी एक अपना रोटेशन बना के एक टाइम टेबल के आधार पर वो चलती हैं चारों धाम के लिए, और उनका एक रोस्टर बनता है, रोटेशन बनता है। अब इस रोस्टर में सारी ही गाड़ियाँ ना चली जाए, यानी कि हर कंपनी जितनी भी हमारी प्राइवेट यूनियंस हैं वो अपनी सारी ही बसेस को कहीं प्रॉफिट के लिए यात्रा में ही ना भेज दें। इसके लिए हम लोग 60-40 का एक रेशियो करते हैं कि 40% जो गाड़ियां हैं उनकी किसी भी कंपनी की। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विकास भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ जिला योजना 2026-27 की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और बजट प्रस्ताव पर चर्चा हुई। किच्चा के उधम सिंह नगर में गौरक्षा दलों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की अपील की। उनका कहना है कि लंबे समय से मांग के बावजूद अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, जो इतने वर्षों से गौ को एकमात्र मां ना मान के उसको पशु मान लिया गया, जिस कारण उसकी निर्मम हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे पूरे देश के अंदर। स्वतंत्रता से पूर्व में जिस प्रकार से गाय देश में काटी जाती थी, उससे ये तो नहीं हुआ कि कम हुई, उससे अधिक रफ्तार से गाय कट रही है। और भारत, दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि भारत का नाम दूसरे नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट में। सब कुछ होने के बाद भी क्या कारण है? कारण ये है कि सनातनी और हिंदू समाज जो है ना कहीं नेताओं पे, प्रशासन पे निर्भर रहता है। और यही विडंबना है कि आज गाय माँ, जिसको माँ कहते हैं, उसके सम्मान हेतु भी हमें आंदोलन करने पड़े हैं, धरना देना पड़ रहा है। जय श्री राम, जय गौ माता। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से गौ सम्मान सेवा अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। संत समाज के द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी गौ सेवक पूरे देश के कोने कोने से, गली गली से, शहर शहर से। मैं धीरे बंसल गौरक्षा दल रुद्रपुर पंथनगर से नगर अध्यक्ष। मेरा एरिया पंथनगर का है, जो कि सबसे ज़्यादा गौ वंश का और सबसे ज़्यादा दुर्घटना हमारे एरिया में घटती है। पंथनगर के एरिया में दिन रात एक्सीडेंट जो होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो पंथनगर के एरिया में होते हैं सबसे ज़्यादा। आज 27 अप्रैल को गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए जो अभियान चालू किया है, उसमें हम सारे टीम के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और ये किन कारण, ये जरूरी थोड़ी है कि ये हिंदू करे, चाहे कोई भी तमाम बजरंग दल आने से जितने भी संगठन ये करे, ये तो उनके लिए है, किसानों के लिए। जो फार्मर जो 20-20 लाख रुपए के जो तारे लगा रहे, तार बाड़ कर रहे हैं, फिर भी फसल को नहीं बचा पा रहे हैं, ये उनके लिए है। राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके नाम एक लेटर हमने दिया है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और ये प्रस्ताव
मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि ये वहाँ पर पार्लियामेंट में भेजें। और आज पूरे देश की 5000 तहसीलों से ये लेटर अपने अपने जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय को दिए जाएंगे। और पौड़ी गढ़वाल में जिला योजना 2026-27 की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में लगभग 11,997.70 लाख रुपए के प्रस्तावित बजट पर चर्चा की गई। पहली बैठक थी, मैं तो अपना पत्रकारों को जानता, मेरे मित्र कौन हैं, ना अन्य लोगों को जानता। जो बैठक में सारे जनप्रतिनिधि थे, मेरे विधायकगण थे, ब्लॉक प्रमुख थे, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष थे, अधिकारी थे। जिला प्लान की बैठक हुई है जिसके परिव्यय पर चर्चा हुई है। जो शासन से परिव्यय स्वीकृत है 119 करोड़ 70 लाख लगभग 120 करोड़ के लगभग है। उसके विभिन्न विभागों को कितना परिव्यय आवंटित करना है, उसी सीमा में रहते हुए हमने उस पर एक चर्चा की है, गंभीर चर्चा हुई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ पे आए और हमारे जो विधायक गण हैं माननीय, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए। साथ में सभी जनप्रतिनिधि गण, जो हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख आदि सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमारे सभी जिला योजना से संबंधित विभाग भी यहाँ पे उपस्थित थे। और सभी के साथ में हमारी जो पूरी परिव्यय था 119 करोड़ 97 लाख का, उस पर डिस्कशन हुआ। सभी विभागों का परिव्यय निर्धारित कर दिया गया है और साथ में जो हमारी 2025-26 के भी काम थे, जो कुछ अच्छे काम थे, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में भी दिखाया गया और साथ में पिछले साल का 100% खर्चा भी पूरा कर लिया गया और उसकी भी समीक्षा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।